अब इसकी पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, वो एक स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए हैज टू स्ट्रैंड, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी, बोथ द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल कहते हैं, मेरे हाथों को देखिए, एक यूं है तो दूसरा यूं है। ठीक है, एक स्ट्रेट यूं एक यूं, और दोनों बिल्कुल पैरेलल है आपस में। कैसे, वो मैं डायग्राम बना रहा हूं, समझिए आप। ठीक है बेटे, देखिए यहां पर एक हमने पेंटोज शुगर बनाई, तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, मैं एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं। देखिए फर्स्ट कार्बन प्राइम है ना, तो इससे मैंने नाइट्रोजनस बेस अटैच करना है। यहाँ पे कौन सा करें, एडेनिन कर लेते हैं, एडेनिन। ठीक है बेटा, सो दिस इज सेकंड कार्बन प्राइम, थर्ड कार्बन प्राइम, फोर्थ कार्बन प्राइम, और ये फिफ्थ कार्बन प्राइम। ठीक है बेटे, एक और नीचे बनाते हैं इसके, ये भी एक पेंटोज शुगर है, सेम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, इसके साथ हम अटैच करेंगे अभी, देखिएगा। फर्स्ट कार्बन प्राइम, सेकंड कार्बन प्राइम, थर्ड कार्बन प्राइम, फोर्थ कार्बन प्राइम, और ये फिफ्थ कार्बन प्राइम। ठीक है, इधर फर्स्ट से हमने अटैच कर दिया, एडेनिन था, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ग्वानिन। ठीक है, और नीचे देखिए एक और बनाते हैं। अभी मैं आपको 3 न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता देता हूँ, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। फर्स्ट कार्बन प्राइम, सेकंड कार्बन प्राइम, थर्ड कार्बन प्राइम, फोर्थ कार्बन प्राइम, और ये फिफ्थ कार्बन प्राइम। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं कोई भी साइटोसिन या थायमिन बचा है, उनमें से कोई करते हैं, इन्हीं में से कोई रिपीट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ जी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हम थायमिन कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिए, फॉस्फेट कहाँ है, फॉस्फेट यहाँ पर है। ठीक है, ऊपर वाला जो इसके ऊपर वाली पोजीशन पे उसके थर्ड कार्बन प्राइम से ये अटैच है। ठीक है बेटा, और नीचे वाले के फिफ्थ कार्बन प्राइम से ये अटैच है। यहां पर फॉस्फेट थर्ड से अटैच है, यहां पर फिफ्थ से अटैच है। समझ में आया ध्यान से सबको? फॉस्फेट ग्रुप थर्ड कार्बन प्राइम से कौन सा बॉन्ड बना था, पहले जो बताया था, एस्टर बॉन्ड, और यहां पर भी कौन सा है, एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फेट दो न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर रहा है, यहां पर देखिए। ठीक है, तो थर्ड कार्बन प्राइम ऊपर का और फिफ्थ कार्बन प्राइम नीचे का, इनको फॉस्फेट अटैच कर रहा है, एस्टर एस्टर, तो ये बन जाएगा डाई, दो एस्टर बॉन्ड है ना, सो ये कहलाएगा फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ये याद रखना बेटा, यहां पर होता है, ऐसे यहां पर है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंटी पैरेलल कैसे हुआ। इधर देखिए आप, यहां पर जो शुगर मॉलिक्यूल है वो उल्टा बनेगा, क्योंकि एंटी पैरेलल है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट कार्बन प्राइम, यहाँ पे सेकंड कार्बन प्राइम, यहाँ थर्ड कार्बन प्राइम, फोर्थ कार्बन प्राइम, और इससे अटैच है यहाँ पर फिफ्थ कार्बन प्राइम। ठीक है बेटा, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मैंने आपको बताया था, बताइए कौन सा है, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है थायमिन। ठीक है, और फर्स्ट से जुड़ा होता है वो। ग्वानिन के साथ कौन था, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन। याद करो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, फर्स्ट कार्बन प्राइम, सेकंड कार्बन प्राइम, थर्ड कार्बन प्राइम, फोर्थ कार्बन प्राइम, एंड फिफ्थ कार्बन प्राइम। ठीक है, एंड देयर इज फॉस्फेट ग्रुप, यहां पर एक एस्टर बॉन्ड है और इसके थर्ड से एस्टर बॉन्ड है, सेम टू यहां पे। ठीक है बेटा, एक और बनाते हैं, यहां पर फर्स्ट के साथ जी के अपोजिट ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बताया था मैंने जो आपको, ग्वानिन के अपोजिट है साइटोसिन। ठीक है, इधर थायमिन डबल बॉन्ड होगा, आपको पता है कौन, एडेनिन आएगा यहाँ पे, क्योंकि थायमिन एडेनिन के साथ बनाता है, तो मैंने आपको बताया था। सो सेम बनाइए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, फर्स्ट कार्बन प्राइम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ। ठीक है बेटा, यहाँ पर फॉस्फेट विद द थर्ड एंड फिफ्थ एंड थर्ड, ये बन गया फॉस्फेट। ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। यहां पर मैंने आपको सिर्फ देखिए 3 ही बेस पेयर बताए ना, बेस पेयर, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, 3 बेस पेयर, यानी कि इधर टोटल 6 न्यूक्लियोटाइड्स है, 3 है 3 है। ठीक है ना, तो यहां पर देखो बेटा, ये एक स्ट्रैंड बनता है, ये एक स्ट्रैंड बनता है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ठीक है, एक स्ट्रैंड इधर है जो आपने डीएनए देखा है, आपने ऐसे देखा होगा डीएनए बेटे। सो हम इस डीएनए को ये बनाते हैं, ये जो डीएनए है ना, इसके 2 स्ट्रैंड है,
और इनके बीच में हम कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा यहाँ पे एडेनिन है, इसके अपोजिट यहाँ पे थाइमिन है, इधर है ये बीच में, ये याद रखना, मैं लिख नहीं आ रहा हूँ, ये बीच में है यहाँ पे डबल बॉन्ड जी सी सी जी, ऐसे बॉन्डिंग है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है, ये बेसिकली बना कौन रहा है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। तो डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है उसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है बेटा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो स्ट्रैंड है, एक इधर एक इधर। अब यहां पर कौन सा कार्बन प्राइम फ्री है ऊपर की तरफ जिससे अटैच नहीं हुआ फॉस्फेट, देखेंगे आप, फिफ्थ है। यहां पर कौन सा फ्री है नीचे, थर्ड है। ये एंटी पैरेलल है, इसका अपोजिट होगा, इधर देखो कौन सा फ्री है, थर्ड, और इधर कौन सा फ्री है, फिफ्थ। इसका मतलब इसकी पोलैरिटी 5 to 3, इसकी 3 to 5, अपोजिट, एंटी पैरेलल। इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ लिखता हूं, ये वाला जो जाएगा ये यहाँ पे थर्ड एंड होगा इसका। अगर इसका यहाँ पर थर्ड एंड है, इसका पर थर्ड ही होगा, तो ये होगा फिफ्थ। ऐसे पोलैरिटी होती है बेटा, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आप समझिए। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था उसके बारे में, ठीक है। उसमें क्या है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लेना, ठीक है बेटा। तो बेटा ये इसके बारे में ना जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं ये बोल सकता हूँ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं जो 2 स्ट्रैंड बना रही है। 2, मैं ये लिख सकता हूँ, आप समझिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, ठीक है, फॉर्मिंग 2 strands of DNA, है ना। And these 2 strands, ये chain, these are joined through hydrogen bonding between, किसके बीच में बेटे ये, between base pair, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉडल की, उसकी क्या खासियत होती है वो आप समझना, थोड़ा सा देखो जरा क्या होता है बेटा। ये हम पहले डायग्राम बना लेते हैं डीएनए का, ठीक है। सो पहले एक मैं इमेजिनरी बीच में एक एक्सिस खींच रहा हूं, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये कोई है नहीं रियल में, बस आपको शो करने के लिए, ठीक है बेटा। डीएनए के 2 मॉलिक्यूल जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, वो एक कॉमन एक्सिस के अराउंड घूमे होते हैं, एक दूसरे के अराउंड नहीं। फॉर एग्जांपल आप इस पेन को देखिए और मेरे उंगली देखिए, इसके अराउंड ऐसे घुमा हुआ, ठीक है, इसके अराउंड, ना कि एक दूसरे स्ट्रैंड के अराउंड ऐसे ऐसे नहीं, एक एक्सिस के अराउंड घूमते दोनों स्ट्रैंड, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका कॉइलिंग देखिए, डीएनए की कई फॉर्म है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, कई फॉर्म है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इज बी डीएनए, ये मोस्ट कॉमन है। इसी के बारे में, इसी का स्ट्रक्चर जो था वाटसन क्रिक ने दिया था 1953 में, और फिर उनको इसके नोबेल भी मिला था विद विल्किंस ने हेल्प की थी उनकी। तो ये बी डीएनए का स्ट्रक्चर मैं बताने जा रहा हूं आपको। होता क्या बेटा, अगर हम बनाएंगे तो इसके बीच में बेस पेयर है ऐसे, ठीक है। इसका इससे भी जो छोटा स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर को मैंने अभी आपको पीछे बताया है, ऐसे बेस पेयर है बेटे, ठीक है ना। तो ये एक कॉइल जो होती है ना, एक कॉइल देखिए यहां से शुरू होता है और घूम के यूं करके एक कॉइल यहां से शुरू होकर यहीं तक आना, एक कॉइल, एक कंप्लीट सर्कल, उसमें बी डीएनए में 10 बेस पेयर, बीपी इज फॉर बेस पेयर, 10 बेस पे लाई करते हैं बेटा, ये बी डीएनए की खासियत, ठीक है।
तो एक कॉइलिंग में जो एक पूरा सर्कल घूम के आया है यहां से यहां तक, उसमें 10 बेस पेयर लाई करते हैं BDNA। 2 बेस पेयर यानी इसके और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, ये वाला डिस्टेंस या इनके बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर जो होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम है बेटे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर 2 बेस पेयर के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम है और टोटल 10 बेस पेयर है, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? इसकी लेंथ होती है एक सर्कल की 34 एंगस्ट्रॉम BDNA, जो मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के बीच में यहां से यहां तक इनके बीच का ये डिस्टेंस है, जो इसका डायमीटर होगा, डिस्टेंस होगा, 2 स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस, वो कहलाता है 20 एंगस्ट्रॉम। प्रेसाइजली ये 19.8 होता है, वी कॉल इट 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इसकी कुछ खासियत है। और अब कॉइलिंग कैसे होती है BDNA की मैं बता रहा हूं। BDNA राइट हैंड कॉइलिंग होती है, राइट हैंड कॉइलिंग का। और अगर मैं इसको यूं देखूंगा तो मुझे नीचे से, ध्यान से समझिए, मैं आपको फिर से बताता हूं। राइट हैंड कॉइलिंग का मतलब है यूं, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे यूं आता दिखाई देगा, नीचे की तरफ। आया समझ में? रियल में है ये ऐसे है राइट हैंड कॉइलिंग। कोई लेफ्ट हैंड कॉइलिंग है तो वो यूं होगी ऊपर की ओर जाते हुए, लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो हमें नीचे यूं आता दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला कैसे दिखाई देगा? दोबारा से देखिए, यूं हमने घुमाया है इसको, ठीक है। ऊपर से देखूंगा तो कैसे आता दिखाई देगा? यूं बैकवर्ड। और यूं क्लॉकवाइज होता है, यूं देखेंगे तो यूं क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज। इसीलिए राइट हैंड कॉइलिंग इज क्लॉकवाइज, ठीक है। इसकी राइट हैंड कॉइलिंग होती है क्लॉकवाइज। और ये जो स्ट्रक्चर था ये था वाटसन क्रीक ने जो दिया था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको एक रूल के बारे में बता दूं बेटा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्विन चारगाफ। इन्होंने 1950 में, उनसे पहले वाटसन क्रीक से पहले एक रूल दिया था, चारगाफ रूल बोलते हैं इसको। आर्विन चारगाफ, ठीक है। आर्विन चारगाफ का रूल दिया था इन्होंने, तो वो आपको मैं बता दूं ये क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पे, और कैसे कैसे वो दिया था। तो ध्यान से समझिए, ये कहते हैं कि A प्लस G विल ऑलवेज बी इक्वल टू T प्लस C, ठीक है। यानी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन ये हमेशा थायमिन प्लस साइटोसिन के इक्वल होंगे। कैसे होंगे? आपको पता है जितने एडेनिन होंगे उतने ही इससे डबल बॉन्ड से अटैच थायमिन होगा। अगर एडेनिन एक DNA के अंदर सपोज कीजिए 5 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो थायमिन भी 5 ही होंगे, उनसे अटैच है। और ग्वानिन अगर 5 है, ग्वानिन अगर 6 है, तो साइटोसिन जो इससे अटैच है ट्रिपल बॉन्ड से, वो कितना होगा? वो भी 6 होगा। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन विल ऑलवेज इक्वल टू थायमिन एंड साइटोसिन। ये रूल है इनका, फर्स्ट रूल। आप इसको यूं लिख सकते हैं A प्लस G C प्लस C इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इनका फर्स्ट रूल है, आप इसको समझिएगा। और दूसरा जो रूल है इनका वो क्या है? ये फर्स्ट रूल था, फॉर ए गिवन स्पीसीज A प्लस T एंड G प्लस C, इसका रेशियो, ठीक है, रेशियो A प्लस C का और G प्लस C का फॉर ए गिवन स्पीसीज। गिवन स्पीसीज मतलब अगर हम बात करें होमो सेपियंस की, ह्यूमन बीइंग्स की, यानी कि हमारी, तो सिर्फ हम उसमें फॉर ए गिवन पर्टिकुलर स्पीसीज, रैट, माइस जो भी है उनका जो है उनकी स्पीसीज का ये जो रेशियो होगा ना, ये स्पेसिफिक होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ये विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये उनका दूसरा रूल था जो इंपॉर्टेंट है। तो A प्लस T
G+C का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये याद रखना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ट्रू न्यूक्लियर एनिमल वाली जो यूकैरियोटिक हम भी उसी में आते हैं, उसमें A+C का रेशियो ज्यादा होता है। प्रोकैरियोट में जैसे बैक्टीरिया वगैरह उनमें G+C यानी ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो ज्यादा होता है। ठीक है, तो दिस वाज चार्गास रूल। ठीक है बेटा।